पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे स्पेशल शो में जिसका नाम है रिश्तों की डोरी। और मैं हमेशा की तरह इस शो की होस्ट, आप सभी की दोस्त ममता कर्नाटक। दोस्तों, किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए और उसे हमेशा बनाए रखने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है उस रिश्ते के प्रति हमारी निष्ठा, हमारी ईमानदारी और हमारी वफादारी। जी हाँ, वफादारी के बिना हमारे रिश्ते की नाव चल तो सकती है पर मंजिल पर पहुंचने से पहले ही डूब जाती है, क्योंकि वफादारी ही वो चप्पू है जो पानी के तेज़ बहाव को हटाते हुए हमारे रिश्तों की नाव को किनारे तक पहुंचाता है। इसलिए मैं अक्सर कहती हूँ कि रिश्तों को प्यार से संभालना होता है, रिश्तों को प्यार से संभालना होता है, विश्वास और वफादारी में ढालना होता है। खुद ब खुद रिश्ते बड़े नहीं हो जाते, इन्हें अपनी वफा से इनका ख्याल रखकर इन्हें पालना होता है। आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है लॉयल्टी इन रिलेशनशिप। आइए इस पर चर्चा करते हैं हमारी आज की गेस्ट शुभांगी वशिष्ठ जी के साथ, जो एक बॉडी, माइंड एंड सोल कनेक्शन कोच है। शुभांगी जी, पूरे प्यार से और पूरी निष्ठा के साथ आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू सो मच ममता जी। और इससे पहले कि हम लॉयल्टी पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, एक वीडियो देखते हैं। एक रिश्ते को खूबसूरत और मजबूत बनाने के लिए उस रिश्ते के प्रति निष्ठा, ईमानदारी और वफादारी का होना बहुत जरूरी है। वफादारी का मतलब केवल ये नहीं कि हम अपने पार्टनर के प्रति लॉयल रहे और उसे धोखा ना दे, और ना ही उसका मतलब केवल इतना है कि हम कमिटमेंट से पीछे ना हटे, बल्कि वफादारी तो हर उतार चढ़ाव में एक दूसरे के साथ पूरी ईमानदारी से खड़े रहने का नाम है। हर सुख और दुख में रिश्तों की डोर को संभालना ही है वफादारी। तो मैम, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसी सवाल से कि रिश्ते में लॉयल्टी होना कितना ज़रूरी है? जी ममता जी, देखिए लॉयल्टी जो है कि अगर आप अपने रिश्ते को दूर तक निभाना चाहते हैं या उसको एक सक्सेसफुल रिश्ता बनाना चाहते हैं तो उसकी बहुत ज़रूरत है हमारी कि हम ईमानदार रहें या हमारे अंदर लॉयल्टी होनी चाहिए। और लॉयल्टी को हम कहीं ना कहीं जो है हम समझते हैं कि लॉयल्टी की क्या परिभाषा है जी, कि लॉयल्टी है कि हम किसी को अपने पार्टनर या फिर जहाँ पर हम जॉब कर रहे हैं तो, या फिर हमारे मम्मी पापा जिनके साथ हमारा रिश्ता है या हमारे दोस्त के साथ रिश्ता है, कि हम उन्हें कभी धोखा नहीं दें। और या फिर उस रिश्ते में अगर हमने कमिटमेंट किया है तो उसको हम लेकर चलें, उस कमिटमेंट से भागे नहीं। पर मैं कहूँगी ये है लॉयल्टी का हिस्सा, पर इसके अलावा भी है कुछ लॉयल्टी का मतलब। लॉयल्टी का मतलब ये नहीं है कि धोखा नहीं देना या कमिटमेंट ना करना, ये सब। उसके अलावा ये है कि हमें कि जिस पर्सन के साथ हम हैं इस रिश्ते में, हमें उसके जो भी मैं कहूँगी परिस्थितियाँ जीवन में अगर आ रही हैं, जो भी मैं कहूँगी उतार चढ़ाव है, उस उतार चढ़ाव में भी हमें उस जन के साथ रहना, ये एक लॉयल्टी है। ये नहीं है कि रिश्तों को हम लेते हैं कि एक बारिश के जैसे जो बरसा और ख़त्म हो गया, पर रिश्ता होना चाहिए वो हवा के जैसे जो सदैव आपके आसपास रहे और उसे हम महसूस कर सकें, कि हम उसे महसूस कर सकें। तो ये नहीं है कि सिर्फ हम चीटिंग नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, बट कोई ऐसी परिस्थिति आई और हमने अपना पल्लू झाड़ लिया कि भाई अब तुम देखो। तो वो ये है कि खुशी के साथ दुख में भी, या अगर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन है, हम उस पर्सन के साथ पूरी तरह से खड़े रहें। ये लॉयल्टी का एक डीपर मीनिंग मैं कहूँगी है। तो इसका मतलब ये है कि चाहे सिचुएशन जो भी हो, अच्छी हो, बुरी हो, चाहे हमारे लिए वो पॉसिबल हो नहीं हो, पर अच्छे बुरे हर समय में हमें हमारे साथी के साथ
खड़े रहना चाहिए? जी, रहना मैं कहूँगी शुरुआत में कि हाँ, रहना चाहिए पहली बात। बट कभी कभी हमें ये देखना है कि लॉयल्टी को हम कभी मजबूरी समझ लेते हैं जी। कि ये मजबूरी है कि मुझे तो अब रहना है उनके साथ। बट ये मजबूरी का भी एक अलग पहलू जो है कि कहीं ना कहीं हम ब्लाइंड लॉयल्टी में चले जाते हैं। ब्लाइंड लॉयल्टी क्या है? अगर मैं उदाहरण के तौर पर अगर आपको बताना चाहूँ कि जैसे कि एक माँ है जो एक सिंगर बनना चाहती थी बचपन में, बट वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाई। पर वो सपनों की जिम्मेदारी उन्होंने कहीं ना कहीं अपने बच्चों पे, अपनी बेटी पे दे दी कि अब तुम बनोगी सिंगर। और बच्ची भी यही बोलती है कि ओके मम्मा, आई विल बी लाइक यू या आई विल फॉलो यू, है ना। तो ये ब्लाइंड लॉयल्टी है कि पर इसमें लॉयल्टी का मुझे समझ नहीं आया कि लॉयल्टी इसमें, क्योंकि क्या पता वो बच्चे का वो सपना ना हो बनने का सिंगर। ओके, तो इसलिए वो अपनी माँ के प्रति लॉयल रहना चाहती है उस रिश्ते में कि मेरी माँ की ये इच्छा है। तो ये आम तौर पर मतलब हर बच्चा मेरे ख्याल से इस चीज से डील करता है। जी। तो जैसे गलत बात नहीं है, अगर वो उसका पैशन वो है, वो सच में सिंगर बनना चाहती है, वो एक अलग बात है। पर एक प्रेशर से, और उसको लगता है कि माँ का प्यार तभी मिलेगा जब वो जो चाहती है मुझे वो पूरा करना है। तो ये क्या है? ये ब्लाइंड लॉयल्टी में जा रहे हैं हम ब्लाइंडली निष्ठा, है ना। तो हम ब्लाइंड लॉयल्टी में घुस रहे हैं और देख रहे हैं कि हम कैसे कैसे इसके अंदर विचार रहते हैं हमें कि अच्छा, जो आप बने थे, या तो अगर फादर चार्टेड अकाउंटेंट है तो बेटे को लगेगा मुझे भी चार्टेड अकाउंटेंट, मुझे भी वही फॉलो करना है जो मेरे फादर बनना चाहते हैं या वो बने हुए हैं, या वो जो मम्मी नहीं कर पाई वो मुझे पूरा करना है। तो क्या है, फिर वो ये मजबूरी और ब्लाइंड लॉयल्टी के आसपास घूम रहे अपना हैं। जीवन जीने के बजाय दूसरों का जीवन जीने लगते हैं। जी, आप अपने पर काट देते हैं खुद ब खुद। आप खुद बेड़ियों में आ जाते हैं और उनका वो चीज़ अपने ऊपर लेके, बोझा लेके चलते हैं। पर इसमें हमें ब्लाइंड लॉयल्टी में नहीं, हमें एनलाइटन लॉयल्टी में जाना चाहिए। बहुत अच्छा टर्म इस्तेमाल किया आपने। जी, कि एनलाइटन जो आपको फ्री करे, जो आपके पर को उड़ान दे कि आप उड़ सकते हैं, आसमान पूरा आपका है। तो बच्चों का प्यार कम नहीं होना चाहिए मम्मी पापा के लिए, और मम्मी पापा को भी लगना चाहिए कि अगर वो कुछ और भी बन जाएगा बट उसमें वो खुश है और वो मेरे को वैसे भी प्यार कर सकता है। ज़रूरी नहीं है वो जैसी मैं हूँ वैसा बन के ही मुझे प्यार करे, या जो मैं अचीव करना चाहती थी अपने लिए, ज़रूरी नहीं है कि वो भी वो अचीव करे और वो उसको प्यार को ले। तो हमें ये देखना है कि कहाँ पर, अगर हमें ये बाउंड्री देखने कि अगर हम ब्लाइंड लॉयल्टी में जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमें वहाँ पर मजबूरी में रहना है। हम अपना भी बात कर सकते हैं, नहीं तो हम अपना पक्ष नहीं लेकर आएंगे और हम बस उनका सुनकर या उनकी जो विचारधारा है हम उसी को ही लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। तो फिर किसी भी रिश्ते में लॉयल्टी दिखाने के क्या तरीके हो सकते हैं? कई बार हमें खुद भी नहीं समझ में आता है कि हम ब्लाइंडली लॉयल हो रहे हैं, क्योंकि हम कई बार सामने वाले की खुशी को ही अपनी खुशी समझते हैं और हम उसी में जी रहे होते हैं। हमें खुद भी नहीं पता होता है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी एक वैक्यूम हो रहा है जिसको हम नज़रअंदाज करके बस सामने वाले के लिए जी रहे हैं। जी, तो फिर हम किस तरीके से रिश्तों में लॉयल्टी दिखाएं जिससे हमारा खुद का अस्तित्व भी खत्म ना हो और हम लॉयल भी रहें? जी, तो कुछ इसमें मैं पॉइंट्स बताना चाहूँगी जिससे हम दर्शा सकते हैं एक लॉयल्टी को अपने रिश्तों में। तो पहला है जैसे कि पेशेंस, एक तो धैर्य लाना, कि अगर कोई भी सिचुएशन या चैलेंज आता है उस समय धैर्य बना के रखिए। एकदम से रिएक्ट मत करिए कि नहीं बस फिर से ये हो गया, मैं नहीं रह सकती, या हम उनसे दूर हो जाते हैं, अपने आप को कट ऑफ कर लेते हैं। तो उसमें धैर्य बनाइए कि ठीक है, अगर ये परिस्थिति आई है तो इसमें मैं अपना क्या बेस्ट दे सकती हूँ, या दूसरे पक्ष का भी मैं सुनूँ उस बारे में कि वो क्या कहना चाहते हैं, और धैर्य से उस सिचुएशन को हैंडल करूँ। तो एक पेशेंस बहुत बड़ी की है अगर आप लॉयल्टी को अपने रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं तो, क्योंकि हर रिश्ता क्या है कि एकदम ऐसा नहीं है कि एक रिश्ते में घुसे और वो रिश्ता परफेक्ट बन गया। उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो ये एक जर्नी, एक यात्रा है मैं कहूँगी रिश्तों की, जो कंटिन्यूशन में चलती रहती है। हर दिन एक नई चीज़ आती रहती है। तो पेशेंस को बना के रखिए। तो बेसिकली परिस्थिति कितनी भी अनस्टेबल हो
मनस्थिति को स्टेबल रखना है। जी बिल्कुल, कामनेस रखनी है उस परिस्थिति को लेके, तभी आप उस चुनौती का सामना कर पाएंगे। तो सेकंड जो पॉइंट है इसमें वो है कि आप एक टीम है। टीम का मतलब क्या है कि जैसे हम चेस खेलते हैं तो चेस के अंदर 2 टीम होती है, एक सफ़ेद होती है और एक काली टीम होती है। तो पर हम क्या बेसिकली करते हैं एक रिश्ते में, हम एक दूसरे की अपनी ही टीम मेंबर की टांग खींचते हैं। जैसे एक एम्प्लॉय है, जैसे एक रिश्ता है, हमारे एम्प्लॉयज़ एक ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं, बट क्या है हम दूसरे ही एम्प्लॉय के साथ कंपटीशन में या उसको बॉस की नज़रों में नीचे दिखाने में या उसकी गलतियों को दिखाने में हम लगे रहते हैं। पर हम ये नहीं सोचते कि हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, तो हमें एज ए टीम काम करना है। तो हमें एक हेल्दी कंपटीशन रखना है, बट दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बट नॉट जो उस टीम मेंबर जो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के हो। तो हम रिश्तों में भी यही कहते हैं, जैसे अगर हस्बैंड वाइफ है तो क्या है, हस्बैंड वाइफ की गलतियों को बताता रहेगा और वाइफ हस्बैंड की गलतियों को बताती रहेगी कि इनमें ये कमी है, ये ऐसे नहीं करते हैं। तो क्या है, हम एक दूसरे से की कंपटीशन नहीं करके हम एक दूसरों के साथ ही कंपटीशन करने में लग और जाते हैं। उनके साथ कर रहे हैं जो आपके अजीज अपने हैं, हैं। जो अपने हैं आपके। तो हमें ये अपने माइंडसेट में रखना है कि नहीं, जैसे चेस में क्या है कि हम सब अपने ही कोई हाथी घोड़े को मारने लगाओ क्योंकि सब राजा बनना चाहते हैं, है ना। तो ऐसे ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी कि सब एक लीडर बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो क्या होता है कि वो राजा बन तो जाते हैं टेम्परेरी, पर वो दिलों के राजा नहीं बन पाते। बिल्कुल। तो जब हम एज अ टीम काम करते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ हो या एक एम्प्लॉय और बॉस का रिश्ता हो या विद इन एम्प्लॉयज का रिश्ता हो, तो हमें एज अ टीम करना चाहिए कि अच्छा तुम में कुछ अच्छा है, मैं वो देखूं कुछ मुझ में है, हम दोनों कोलैबोरेट करके क्या अच्छा कर सकते हैं। ना कि हम एक दूसरे की गलतियां या उसकी खामियों पे देखें। या फिर कभी कभी हम बहुत अच्छे होते हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ एक दूसरे से बात करेंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत गहरे दोस्ती दिखाई दे रही है, बट पीछे से वो बैड माउथिंग करते हैं, है ना। पीछे से उसी की बुराई दूसरे दोस्त को बता रहे होते हैं, या वो ट्रस्ट से उसने जो बात कही है आपको, आप वही जाके अपने बॉस को, ताकि आप गुड बुक्स में आ जाओ उनके, तो आप उनकी बातों को लीक कर देते हो। तो ये एक टीम में एक लीडर नहीं ऐसा होता कि वो एक जिम्मेदारी ले, सबको साथ लेकर चले, तभी वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि सबने अपना अपना एक पार्ट बनाया है। तो रिश्ते में भी दोनों एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम क्या करते हैं ममता जी कि एक जब रिश्ते में एक हस्बैंड वाइफ आते हैं तो एक हस्बैंड, या आप कह लीजिए कि इंडियन कल्चर ऐसा है कि धारणाएं बन जाती कि अब तो ये मेरी है, अब ये कहाँ जाएगी, और प्राप्ति में समाप्ति होती है। हाँ, तो हम उसको प्रायोरिटी पे नहीं रखते। हम सोचते हैं कि अच्छा सक्सेस प्रायोरिटी है, पैसा कमाना प्रायोरिटी है, फेम प्रायोरिटी है, बट ये सब तो टेम्परेरी है, ये आएंगे और चले जाएंगे, कभी रहेंगे कभी नहीं रहेंगे, कभी बहुत ज्यादा रहेंगे, पर ये जो पर्सन है वो सदैव आपके साथ रहने वाला है। तो क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो सक्सेस, मैं ये नहीं कह रही उसको मत करिए, बट उसको मेन मत प्रायोरिटी बनाइए। पर्सन को साथ लेके भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। बिल्कुल, तो आप उसको भी वो प्रायोरिटी है, तो आप देखिए कि कैसे मैं उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, कैसे उसको और बेहतर समझ सकता हूँ, क्योंकि वो जिंदगी भर अब आपके साथ रहने वाले हैं। तो अगर हम इस धारणा से चलेंगे एज अ टीम, तो मैं कहूँगी तो हम एक लॉयल्टी अपने रिलेशनशिप में लेकर आ सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि आप अपने रिश्ते में एक ओपननेस, एक ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंसी, हाँ, कि ऑनेस्टी या ट्रांसपेरेंसी होने चाहिए, जहाँ पे आप अपने भावनाओं को एक दूसरे से खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। मतलब हमें हेजिटेशन ना हो कि मतलब अगर मैं ये कहूँ तो सामने वाला क्या सोचेगा। हाँ, कि कहीं वो बुरा तो नहीं, कहीं वो मुझे छोड़ तो नहीं जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा डर यही रहता है हमारे अंदर कि अगर मैंने ऐसे बोल दिया तो कहीं वो छोड़ देंगे, है ना, फियर ऑफ लूजिंग है हमारे अंदर। तो हम इसी चीज को लेके चलें कि जहाँ पे एक ऑनेस्ट अपनी फीलिंग, अगर आपको रिश्ते में कहीं अच्छा नहीं लग रहा तो आप उसकी बात करें उसके बारे में। देखिए, हर बात का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, बट अगर आप बात ही नहीं करेंगे और अपने आप को शट कर लेंगे उस रिश्ते में, तो फिर वो रिश्ता फिर लंबा जर्नी पर नहीं चल सकता। उसको कहीं ना कहीं वो खत्म हो रहा है, उसके अंदर जो स्पार्क है, जो अलाइवनेस है, वो खत्म हो रही है।
तो हमें दोनों को, चाहे वो बॉस के साथ आपका रिश्ता है, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप खुलकर उनसे अपनी बात कह सकते हैं, ताकि एक ऑनेस्ट आप उन चीज़ को बता पाएं, अपनी फीलिंग्स को बता पाएं। तो तीसरा ये है। चौथा ये है कि आप अपने पार्टनर या जिसके साथ भी किसी रिश्ते में हैं, वहाँ पे आप वो बने जो आप हैं। कहीं ना आपका कहीं रियल सेल्फ। यस, आपका ट्रू सेल्फ, आपका रियल सेल्फ। हम एक्चुअली लेयर्स में रहते हैं हाँ, हर जगह। हम मास्क पहन लेते हैं कि अच्छा इसके सामने मुझे प्लीजर सेल्फ बनना है, जहाँ पे मैं प्लीज करूंगा, जहाँ पे मैं सब कुछ यस यस करूंगा। कहीं ऐसा है जहाँ पे मैं अब नो भी करूंगा, जहाँ पे इनको लगता है कि हाँ मुझे थोड़ा गुस्सा दिखाना है, तो क्या है, मैं मुखौटे पहनता हूँ और अपना जो सही स्वरूप है उसको कहीं मैं दबा देता हूँ। पर रिश्ते ऐसे होने चाहिए जहाँ पे आप को लगे कि मैं खुलकर इसके आप सामने आजाद जो हो। मैं हूँ, मैं वो रह सकता हूँ। मुझे कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है या चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं खुलकर अपने, और उस पर्सन को भी लगना चाहिए कि अगर मेरे अंदर कोई गलती है जहाँ पे मुझे सुधार होने की ज़रूरत है, सुधरने की ज़रूरत है, तो दूसरा भी मेरे को एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे, है ना, कि जिससे उसको लगे कि हाँ मैं इसको बताऊंगा तो ये इसके भले के लिए या इसकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो ऐसा नहीं है हम क्रिटिसिज्म को लेते हैं कि क्रिटिसाइज ही करते रहना, बट ऐसा भी जहाँ पे हेल्दी क्रिटिसिज्म, हाँ जो हेल्दी, आपकी भलाई के लिए। हाँ जो आपकी भलाई के लिए, और ऐसा भी हो कि यही असलियत में प्यार है, जहाँ पे आप उसकी गलतियों को भी बता पाओ, जहाँ बेसिकली आप उसे एक बेहतर इंसान बनाने की हर दिन चेष्टा कर रहे हो। हाँ हर दिन की आप उसको हेल्दीली लो उस चीज़ को, कि हाँ अपने आप से पूछो कि सच में जहाँ पे मुझे सुधार होने की ज़रूरत है तो मैं क्यों ना करूँ। तो वो चीज़ होनी चाहिए जहाँ पे आप जो हो आप वैसे ही हो उसके सामने, तो कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में कहूँगी कि आपको कमिटमेंट होना चाहिए अपने ऊपर काम करने का। रिश्ता ये नहीं है कि एक रिश्ते में जब आप, तो एक परफेक्ट इंसान या एक परफेक्ट औरत आनी चाहिए और फिर वो परफेक्ट रिलेशनशिप बन जाएगा। हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, और हर दिन हम दोनों एक दूसरे पे खुद अपनी जिम्मेदारी लें कि मुझे अपने पे काम करना है। अगर कोई डर है रिश्ते को लेकर, कोई ऐसी विचारधारा मैंने बनाई हुई है कि अच्छा शादी तो बस ऐसे ही होती है, शादी तो स्ट्रगल है, आप जितना भी कर लो ये तो खुश रह ही नहीं सकते, आप किसी को खुश कर ही नहीं सकते हो, है ना, मुझे सेक्रीफाइस बहुत करने पड़ेंगे शादी ये जो में। नेगेटिव स्टोरी हम अपने माइंड को बोलते हैं हर वक्त और सामने वाले को भी कहते हैं जी तो ये हमें बंद करनी होगी। हाँ, और अपने पे काम करना होगा कि अगर मैंने ऐसी विचारधारा बनाई है तो ऐसा क्या पीछे मैंने ऐसा अनुभव किया है या मैंने देखा है अपने आसपास जिससे मैंने ये विचारधारा बना ली है, तो उस पे काम करना, वो आपके रिश्तों में दिखेगा ही दिखेगा। और मुझे तो लगता है कि कई बार तो ये विचारधारा भी नहीं होती, जैसे सब कहते हैं ना कि अगर कोई भी कह रहा है, हम सुनते 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 हम अननोइंगली उन चीज़ों को रिपीट करने लगते हैं अपनी लाइफ में, बिल्कुल, जबकि हमें पता भी नहीं होता कि हम उसे फील कर रहे हैं। बिल्कुल, और वो अननोइंगली रिपीट करते करते कब वो हमारी साइकी का हिस्सा बन जाता है ये हमें भी नहीं पता चलता। बिल्कुल। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को क्या बोल रहे हैं हर दिन, ये बहुत ज़रूरी है जानना जी, और समझना। जी, तो क्या वो रियलिटी फिर हमारी बन जाती है, क्योंकि वो बार बार हम सुन रहे हैं उस चीज़ को, तो क्या है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है ना, और उसी के थ्रू ही हम फिर जीवन को जीने लगेंगे। वैसे ही अनुभव हमें आसपास दिखेंगे, वैसे ही लोग दिखेंगे जिनकी शादियां टूट रही हैं, डिवोर्स हो रहा है, जिनको स्ट्रगल हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी इसको सच मान लिया है कि ऐसा ही होता है। तो मुझे उस पे ये कमिटमेंट, दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने पे काम करें, अपने भावनाओं पे, अपने डर पर, रिश्तों को लेकर क्या विचारधारा आपने बनी हुई है उस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तभी आप रिश्ते को आगे लेकर जा सकते हैं और एक सक्सेसफुल रिश्ता बना सकते हैं जब दोनों जने कमिटेड हो अपने पे काम करने के लिए। जी, मतलब पहले खुद की बॉडी, माइंड और सोल को अलाइन करना है, उसके बाद सारी अलाइनमेंट, बोलते हैं कि खुद को अच्छा इंसान बनाओ, बाकी सब कुछ अपने आप आसान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वही बात है। तो इसी टॉपिक से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होते हैं
तो क्या उसमें लॉयल्टी एक चुनौती होती है? क्योंकि हम एक दूसरे से दूर हैं, ओवर फोन बात हो जा रही है, या आजकल चलो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, बट फिर भी वो हमारा एक दूसरे से वो मिलना, वो टच, वो सब मिसिंग होता है। तो क्या उसमें कहीं ना कहीं कुछ फर्क आता है हमारी लॉयल्टी में? जी, तो अगर मैं कहूँ कि आप कह रहे हो कि चुनौती आती है एक लॉयल्टी को लेके एक रिश्ते में, तो मैं कहूँगी नहीं, ये एक चुनौती नहीं है। क्योंकि जैसे उदाहरण के तौर पर कि एक इंसान है और उसने एक पिंजरे में एक पक्षी रखा हुआ है, और वो हर रोज़ सोचता है कि ये पक्षी कितना प्यार करता है, ये तो मेरे साथ ही रहता है, कितना खुश है ये पक्षी, और ये रोज़ मेरे को देखता है, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, कितना खुश है। और डेली उसको यही लगता है कि ये मेरे प्रति बहुत लॉयल है। पर एक दिन जब वो पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता है तो वो पक्षी उड़ जाता है, और उसको लगता है कि ये क्या हुआ, कि ये तो पक्षी उड़ गया, ये तो चला गया मुझे छोड़कर, ये कैसे हुआ। और वो सब दुख में और उस सब में रहता है कि ये तो लॉयल था, मैं इसके साथ इतना समय बिताता था, पर ये कैसे मुझे छोड़ के चला गया। तो क्या है, और 2 दिन बाद वो पक्षी वापस आ जाता है। तो ऐसे ही ये प्यार है। अगर आप सोचो कि प्यार बांधकर एक पिंजरे में कंट्रोल करके हम किसी इंसान को रखें जो 24 घंटे मेरे साथ बैठेगा, मैं उसको देखूंगी, वो मुझे पकड़ के रखेगा, तो वो प्यार है, वो लॉयल्टी है। वो नहीं है। लॉयल्टी है आज़ादी देना, सामने वाले पे कब्जा ना करना, जी, से उसको आजाद करना। आज़ाद, उसको फ्री, कि वो जा रहा है तो चला जाए। अगर वो मेरे लिए बना है तो वो ज़रूर वापस आएगा, जैसे उस पक्षी के जैसे कि उन्होंने दरवाज़ा खुला रह गया पिंजरे का, बट वो फिर भी आ गया। तो ऐसे ही हमें भी लॉयल्टी को देखना है कि हमें पहले तो अपने ऊपर देखें कि ये कहीं ना कहीं डर हमारे भीतर होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस अगर कोई रहेगा, ये हमारे अंदर डाउट होगा, अरे उसने फ़ोन नहीं उठाया तो कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं है, या मेरे मैसेज का लेट रिप्लाई नहीं कर रही है, आज उसने मेरे से अच्छे से बात नहीं करी। तो कहीं ना कहीं मेरा डर ही वो वहाँ मैनिफेस्ट हो रहा है। और आजकल ये बहुत केसेस हो रहे हैं, बिकॉज हस्बैंड का जॉब कहीं है, वाइफ का जॉब कहीं है, तो लोग, और साल भर कई लोग तो ऐसे हैं जो अब्रॉड में रहते हैं, वो साल भर तक आ भी नहीं सकते हैं। जी, तो उसमें कहीं ना कहीं मतलब वो इनसिक्योरिटी जो आप बोल रहे हो, डर, वो बहुत लाजमी नहीं हो जाता। मतलब अगर हम एक लेमैन की दृष्टि से देखें जी, तो आप 1 साल तक अगर आप दूर हो, 1 साल बाद मिल रहे हो, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी नीड्स होती है इंसान की, तो वो एक फीलिंग आना बहुत स्वाभाविक है। तो उससे कैसे डील करें? तो देखिए, अगर नीड्स आ रही है तो कहीं बाहर से आप उसको पूरी करना चाह रहे हो, तो मैं कहूँगी खुद को वो नीड पूरी करनी है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं उसके साथ रहूँगी तो वो प्यार है, क्या आप अपने आप को प्यार देते हो? पहले अपने आप से ये पूछिए। अगर वो देते हो तो वो नीड ही नहीं होगी बाहर से प्यार मांगने की। तो अगर आप सेल्फ लव, हाँ, सेल्फ लव कह लीजिए, सेल्फ लव से ये डीपर है। मैं कहूँगी सेल्फ लव को लोगों ने बहुत वो ले लिया कि अपने पे फोकस रखना, मतलब कि आप बहुत मतलबी हो। वो सेल्फ लव और सेल्फ ऑब्सेस्ड में। जी, तो क्या है कि सबसे पहले जो नीड आप बाहर से पूरी करना चाह रहे हैं, सबसे पहले अपने आप से पूछे कि क्यों मैं बाहर वो मांग रहा हूँ। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो, क्या मैं अपने आप को सबसे पहले पूछे कि अगर मैं सपोर्ट कहीं बाहर से मांग रहा हूँ तो अपने आप से पूछे, क्या मैं अपने आप को सपोर्ट करता हूँ? क्या मेरे विचारों को मैं सपोर्ट करता हूँ? क्या मैं अपनी भावनाओं को सपोर्ट करता हूँ जैसा मैं फील करता हूँ कि नहीं? तो आपको जवाब मिल जाएगा। अगर नहीं करते तो आप बाहर से मांगेंगे, वो कब तक मांगेंगे? और वो एक टेम्परेरी है कि फिर आपको एक से नहीं मिलेगा, फिर आप किसी और के पास जाएंगे, फिर तीसरे के पास जाएंगे, तो फिर आप अपना वो बेगिंग बाउल लेके घूमते ही रहेंगे कि मेरी नीड को पूरी करो। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस की बात की जाए और मैं अगर माइथोलॉजी की बात करूं, आप रामायण सबसे बड़ा उदाहरण है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का, कि माता सीता और भगवान राम जब रावण उनको ले गए तो वो एक क्या था, एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, बिना किसी टेक्नोलॉजी के, बिना किसी टेक्नोलॉजी के। और कितना विश्वास एक दूसरे को था, अपने पर भी और दूसरे पर भी। क्योंकि आपको पता है कि रिश्ता बांधने से नहीं आता है, रिश्ता है कि फ्रीडम जब उनको वैल्यू, रिस्पेक्ट समझ आती है तो अपने आप, चाहे वो 7 समुंदर पार क्यों ना हो, पर फिर भी वो लॉयल रहेंगे।
तो आप अपने प्रति पहले लॉयल हुई। अगर आप किसी और से अनुभव करना चाहते हैं कि कोई लॉयल हो, तो सबसे पहले आप अपने प्रति लॉयल हुए, फिर आप अनुभव करेंगे दूसरों के भीतर। तो जो भी आप दूसरों से चाहते हैं, सबसे पहले मैं कहूँगी वो अपने आप को करना शुरू करें और अपने, मैं कहूँगी, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको उतारें। तो मैम एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे ये तो हमने बात की लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की, हस्बैंड और वाइफ के बीच की, लेकिन आजकल बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते हैं तो उसमें भी पेरेंट्स की बच्चों के प्रति लॉयल्टी और बच्चों की पेरेंट्स के प्रति जो लॉयल्टी होती है वो भी एक चैलेंज बनते जा रहा है। मतलब बच्चों को अपनी लॉयल्टी शो करने के लिए बार बार फ़ोन करना होता है कि हम यहाँ पहुँच गए, हमने खा लिया, हमने ये कर लिया। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को? जी, तो देखिए क्या होता है कि लॉयल्टी, हमें लगता है कि जब कोई दूर जाता है उसी वक्त से हमें लॉयल्टी को दिखाना चाहिए या समझना चाहिए। तो मैं कहूँगी कि ये बचपन से ही शुरुआत होनी चाहिए, बिकॉज़ बच्चे के लिए क्या है, पेरेंट एक रोल मॉडल है। तो अगर वो बचपन से ही इस लॉयल्टी को अपने रिलेशनशिप में रखें, जैसे मैंने बताया कि ओपन रहें, ऑनेस्ट रहें अपनी फीलिंग के लिए, तो बच्चा जब देखेगा कि हाँ मम्मी पापा ऑनेस्ट हैं, मेरे से आके पूछते हैं, या जब बच्चे से गलती होती है तो बच्चा सबसे पहले अपने माँ बाप को आके बोले कि हाँ मेरे से गलती हुई है, ताकि उनको भी समझ आए कि ये लॉयल है, अगर कुछ गलत होगा तो ये सबसे पहले मेरे पास आएगा। बट जब वो नहीं होता, पेरेंट वो लॉयल्टी को बचपन से ही उन वैल्यूज़ को नहीं देते हैं, तो हम इस स्टेज पे आके हमें इनसिक्योरिटी लगने लगती है, या हम ओवर थिंक करने लग जाते हैं कि कुछ गलत तो नहीं कर रहा बच्चा, मेरे से दूर है, उसको पता है अब टीनेज में आ गया है, उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। टीनेज वाली बात की, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। तो एज अ पेरेंट हम बहुत अच्छी वैल्यूज़ अपने बच्चे को दे रहे हैं, बहुत हर चीज़ उसे सिखा रहे हैं, सही गलत सब बता रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो अपना आधा समय अपने पीयर ग्रुप के संग बिता रहा है जी। तो वो जो एंजाइटी एक पेरेंट की होती है कि कहीं ना कहीं उसे अपने आप को वहाँ पे भी स्टेबल रखना है, उनके बीच में भी अपनी एक जगह बनानी है, अपने दोस्तों के बीच। तो ये जो पीयर प्रेशर होता है और ये जो एंजाइटी जो पेरेंट को होती है कि अगर हमारा बच्चा बाहर जा रहा है, अगर 4 दोस्त समझो स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, तो वो अगर अकेला कब तक अपने आप को रोकेगा? तो क्या वो रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। अगर तो ये एंजाइटी से कैसे डील करें, मतलब इसे कैसे सही करें? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने पे ट्रस्ट रखना है, अपनी वैल्यूज़ पे जो आपने दी है, जो बच्चे को जैसे आपने अपब्रिंगिंग करी है, अगर आपने ये सब कुछ एक कॉन्शियस पेरेंटिंग के जैसे करी है, बच्चे को समझा, उसकी नीड को समझा, उसकी ज़रूरतों को समझा है और उसके हिसाब से वो चीज़ें करी हैं, तो आई एम 100% श्योर, चाहे बच्चा चाहे 10 लोगों के आगे चला जाए, 20 लोगों के, 200 लोगों के आगे हो जाए, बट उसको अपनी वैल्यूज़ का पता है, वो लॉयल रहेगा, वो लॉयल रहेगा। तो आपको अपनी वैल्यूज़ पे ट्रस्ट रखना है, उसको नहीं हिलाना, क्योंकि वो एक फाउंडेशन है। तो फिर बच्चा अगर कर भी लेता है, मैं कहूँ अगर वो एक स्मोक ले भी लेता है और आके वो बताता है कि मम्मा हाँ मैंने आज किया, तो वो भी एक लॉयल्टी है। हाँ, और उस समय हमें एज पेरेंट्स उसका मतलब समर्थन न भी करे तो उस समय हमें एकदम से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, कि क्या कर दिया तुमने, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें मैंने कहा था। बट ये देखिए कि वो आके आपको बता रहा है ना, उसने कुछ छुपाया नहीं है। तो आप कहो कि ठीक है, तुम्हें कैसा लगा फिर, क्योंकि लोग ऐसे ही सीखते हैं। आप हर टाइम एक पेरेंट बच्चे के साथ तो नहीं शील्ड बना के रह सकता कि बच्चा गिरे ना, बच्चा गिरे ना। पर बच्चा जब चलता है तो गिरता है ना, क्रॉल करता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है। तो बच्चा ऐसे ही सीखता है। तो इसको भी ऐसे ही लें कि अगर उसने एक बार कर भी लिया, क्योंकि देखिए जितना हम उससे रोकने की कोशिश करेंगे कि नहीं करना नहीं करना, उसकी सुई वहीं अटकेगी कि अच्छा ऐसा क्या है, मुझे भी एक बारी टेस्ट करके देखना है कि कैसा लगता है। अगर कर भी लिया, वो आपको आके बता रहा है, तो वो लॉयल्टी है उस बच्चे की। तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि अच्छा ठीक है, तुमने कर ली, तुम मैच्योर हो और तुम्हें पता है उसका साइड इफेक्ट क्या होता है। क्योंकि हर बच्चे को हर चीज़ का सब कुछ ज्ञान सारे कहीं है गूगल पर, तो उसको और ज्ञान की नहीं ज़रूरत। उसको अब अपनी लाइफ की जिम्मेदारी आपको दिखानी है कि अब ये लाइफ तुम्हारी है। हमने जो सिखाना था, जो वैल्यूज दे दी, वो दे दी। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम इन वैल्यूज को, इन इंग्रेडिएंट्स को लेके कैसे अपने जीवन चलाते हो। अब तुम पूरे जिम्मेदार हो अपने एक्शन को लेके। जो भी कॉन्सिक्वेंस होगा, तुम्हें उसको
जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। फिर ये नहीं कि मम्मी पापा आपकी वजह से, अगर आपने ये डिसीजन लिया कि आपने वो स्मोक की तो उसका तो कॉन्सिक्वेंस आपको भी करना है। ऑन करना है। ये नहीं कि उन दोस्तों ने दे दिया, उन्होंने जबरदस्ती पिलाई, उन्होंने बोल दिया, पर चॉइस तो हम ही एंड में बनाते हैं कि हमें करना है या कि नहीं करना। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ज़रूरी है। जब हम पेरेंट्स भी, फिर एंजाइटी उनकी डाउन हो जाएगी जब वो ट्रस्ट करेंगे अपने वैल्यूज़ पे, तो उनको लगेगा कि कोई बात नहीं, मेरे को वैल्यूज़ जो मैंने दी है, बेस्ट दिया है, आगे अब उसके ऊपर है कि वो भले ही कैसे आसमान में उड़ेगा पर जड़ों को नहीं छोड़ेगा। हाँ, ये विश्वास होना कि चाहिए बिल्कुल कि अपने रूट्स के साथ वो कनेक्टेड रहेगा। तो वो इम्पोर्टेंट है, चाहे जितना मर्जी वो ऊपर उड़े, आसमान को छुए, जहाँ पे भी जाए, पर वो उस वैल्यूज जड़ों के को पकड़ साथ के रहेगा। जी। पर ये लॉयल्टी वाले इश्यूज जैसे ऑफिसेज में भी आजकल बहुत हो रहे हैं, स्पेशली आफ्टर कोविड। मतलब वो बॉस एंड एम्प्लॉइज के बीच में जो ये लॉयल्टी इश्यूज हो गए हैं ना, कि अगर वर्क फ्रॉम होम अगर कोई कर रहा है तो एक वो दिमाग में चलता है कि वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि सिर्फ शो कर रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम है। तो ये सिचुएशन पे आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को या बॉस को लेके हमारी ये इंडियन मेंटालिटी है कि हम क्या कहते हैं, हम क्वालिटी नहीं देखते हैं, हम क्वांटिटी देखते हैं, है ना। जैसे ये वेस्टर्न कल्चर से मैं कहूँगी हमें सीखने की ज़रूरत है। जैसे वो टाइम आवर्स होते हैं उनके, स्पेसिफिक टाइम आवर्स जॉब के, कि उस टाइम पे आपको जॉब करनी है या इस टाइम में आपको अपना काम ख़त्म करना है, तो एक कमिटमेंट है। तो हम जब वो कमिट कर दे तो ये अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करना, चाहे आप उसको 2 घंटे में करो, चाहे आप उसको 2 दिन में करो, ये आपके ऊपर है, बट आपका काम पूरा होना चाहिए। तो क्वालिटी देखनी है हमें। पर हमारी इंडियन मेंटालिटी क्या होती है, हम घड़ी देखते हैं, अरे 8 बजे से पहले ऑफिस से नहीं निकल सकते। और सिर्फ घड़ी नहीं देखते, ऑफिसेज में आजकल सिस्टम हो गए हैं कि वो पंच करना है कार्ड, वो सारी चीजें डेटा देखते हैं कि इस बंदे ने किस समय पंच किया, अंदर एंटर करने का और निकलने का। तो वो बॉस भी सिर्फ आवर्स देख रहा है, भले ही ऑफिस में आके बंदा कुछ ना कर रहा है, चाहे वो फोन पे बिजी हो, बट क्वालिटी मैटर करती है। तो ऐसे ही एम्प्लॉयज को भी देखना है जो अगर घर से काम कर रहे हैं, आप अपने कमिटेड हो, ये आपके ऊपर, ये बॉस की जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में आप आए हो तो कुछ कमिटमेंट है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पोजीशन की जिस तरह आप बैठे हो, तो उसको जस्टिफाई आपको खुद करना है। कोई आके नहीं आपको बताएगा ये काम करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने ये काम लिया है तो मुझे इसको बेस्ट देना है। तभी जो मैंने बोला कि कैसे है कि कमिटमेंट टू वर्क ऑन योर ओन सेल्फ, कि हम कमिटेड रहे अपने ऊपर काम करने के लिए, कि अगर मैं डिले करता हूँ तो क्या है मेरे अंदर, क्यों मैं डिले करता हूँ चीज़ों को, या मैं लेट क्यों करता हूँ, या मेरी ये विचारधारा बनी है कि मुझे अपने आप स्क्रॉल करते रहना कि मैं ऑनलाइन हूँ काम करते हुए, है ना। तो कहीं ना कहीं पीछे कुछ ऐसा है जहाँ पे मुझे काम करना, उस बिलीव से, ये होता है ना कि वो एक छन्नी है, उसके थ्रू निकल रहा हूँ, ये बिलीफ या विचारधारा निकल रही है। तो वो छन्नी कैसे बनाई हुई है आपने, चेक करना है, उसको चेक करना है आपको। अगर आप वहाँ चेक कर लोगे, यही एक की है, मैं कहूँगी यही वो चाबी, अगर आपने इसको यहाँ से पकड़ लिया तो आप अपने सारे विचारधाराएं, चाहे भावनाएं हो, कुछ भी हो, उनको ये फिल्टर करके सोचोगे कि ये किस फिल्टर से निकल रहा है। बिल्कुल। तो उस पे फिर आप काम करोगे, ताकि आप इन चीज़ों को देख के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपना काम को आप पूरा करें। क्यों ये विचारधारा बनाई है कि नहीं मुझे ऐसे ऑनलाइन रहना, चाहे मैं फ़ोन स्क्रॉल कर रहा हूँ, इंस्टा देख रहा हूँ, फेसबुक देख रहा हूँ, बट 1 सेकंड बाद स्क्रॉल कर देता हूँ कि मैं ऑनलाइन हूँ। बेसिकली आप सामने वाले से झूठ बोलने से पहले खुद से झूठ बोल रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, आप खुद ही अपने आप को जस्टिफाई करते हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे ममता जी, जब हम जाएंगे ये सब चीज़ें नहीं लेके जाएंगे। जब हमारा लाइफ रिव्यू होगा ना, कि चलो जीवन को रिव्यू करते हैं, फिर हम अपनी ही नज़रों में हम अपने आप को नहीं देख पाएंगे कि हमने क्या इतना प्रेशियस जो लाइफ मिली थी उसको हमने ऐसे बेकार कर दिया। फिर दोबारा से वही चैलेंज लेकर आएंगे, फिर वही जीवन जिएंगे। तो अपनी आंखों में क्या आप अपने आप को शीशे में देख सकते हो डेली रात को सोने से पहले, और कह सकते हो कि मैं लॉयल हूँ। हाँ, कि मैं हर रिश्तों में, हर चीजों में। बिल्कुल बिल्कुल, और अपने आप से सबसे पहले लॉयल हूँ। तो रिश्ते और सब तो अलग अलग, मैं कहूँगी पेड़ की ब्रांचेस हैं, तो पेड़ तो आप तने आप हैं। आपने ये कहा तो एक सवाल मेरे दिमाग में आ गया कि अपने आप से लॉयल, तो क्या अपनी भावनाओं के प्रति लॉयल होना कई बार लोगों को
हम सेल्फिश भी लगते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि हम इतने लॉयल दूसरों के भावनाओं के प्रति इतने लॉयल रहते हैं कि हम खुद की भावनाओं के प्रति लॉयल ही नहीं रह पाते। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है माइंड में इंसान की कि हम क्या करें, क्या हम अपनी भावनाओं के प्रति 100% लॉयल रहें, ये कितना ज़रूरी है? जी, तो देखिए सबसे पहले तो ज़रूरी है, क्योंकि जो आपकी भावनाएं आपके भीतर आ रही हैं तो किसी कारणवश आ रही हैं, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि दूसरों से वो स्वीकार भाव को हम ले कि जो मेरे को आ रहा है, उस पैरामीटर पे हमें नहीं तोलना है। हाँ, कि उस पे नहीं कि भाई जो मुझे भावनाएं दूसरा जन भी वैलिडेट करे। पहले अपने आप को वैलिडेट करें कि हाँ मेरे अंदर ये अगर पेन आया है, दुख आया है, तो मुझे उसको एक्सेप्ट करना और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि ये पेन उसके कारण नहीं आया, ये मेरे कहीं ना कहीं अंदर था जो उस शीशे ने बाहर निकाला है। ना कि उस पर्सन पे हम ब्लेम डाल दें। तो फिर मैं उस पेन की जिम्मेदारी लूंगा कि अच्छा ये पेन मेरे अंदर आया है तो इसके अंदर ही कोई सोल्यूशन है, ये कुछ मुझे सिखाने आया है, कुछ बताने आया है मेरे बारे में, या मैंने कैसी धारणा बना रखी है लोगों के प्रति या जीवन को लेकर या अपने प्रति, मुझे उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें मैं कहूँगी कि अपने फीलिंग्स के प्रति लॉयल रहना। पर अगर हम इतना लॉयल हो जाते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स को दबा के दूसरों की चीज़ों पे ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं डर से हो रहा है। ये कई बार होता है कि हम बस सामने वाले की खुशी चाहते हैं, इसलिए हमें अंदर से अच्छा नहीं भी लग रहा होता है, हम वो चीज़ें करते हैं, हमें पता होता है कि हम अपने इमोशन से लॉयल नहीं हैं। तो हम क्यों करते हैं? अपने आप से ये सवाल करना है, क्यों, कि मैं क्यों दूसरों को करता हूँ कि वो खुश रहे, चाहे अपनी खुशी में दबा रहा हूँ, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? कहीं ना कहीं बहुत सारे डर है कि वो मुझे छोड़ देगा, क्योंकि थ्रेटन होता है कि अच्छा लॉयल्टी तो तभी दिखती है जो मैं कह रहा हूँ तुम वो ही वैसा ही करोगे, है ना। जैसे कि अगर एक हस्बैंड बोले कि शादी के बाद तुमने जॉब नहीं करने, तो यही तुम्हारी लॉयल्टी है, अगर तुमने करी तो फिर नहीं आगे लेके जा सकते। तो क्या एक थ्रेटनिंग है, ये लॉयल्टी नहीं है, ये थ्रेटन है कि आपको ऐसे ही बिहेव करना है तभी आप लॉयल होगे। और हम भी समझ जाते कि अब शादी हो रही है, अब नहीं करूँगी तो फिर कहाँ जाऊँगी, अब तो यही घर है, यही सब कुछ है ना, तो मुझे तो वैसे ही बिहेव करना है। पर आप कब तक करोगे? एक लिमिट आएगी कि जहाँ पे आपको ये तोड़ना पड़ेगा। और अभी रिसेंटली मैंने एक सीरीज आई है मेड इन हेवन, सीजन 2 आया है ये अभी उसका, तो उसमें भी ऐसे ही एक रिश्ता था कि एक दिखाई है कि फीमेल है जो एक मॉडल है और उसको बहुत अच्छी फोटे उसका दिखाया है कि वो बहुत रिनाउंड मॉडल है और उसका बहुत नाम है, और उसके हस्बैंड जो दिखाए गए हैं वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है। तो वो सबको मोटिवेट करते हैं कि मेरी वाइफ मैं ऑथेंटिक हूँ, और वो दिखाया है कि मैं अपने फीलिंग्स को लेके, तो देखिए मैं इतना ऑथेंटिक हूँ तो मुझे इतनी रिनाउंड जो है मॉडल मेरी वाइफ बनने जा रही है। तो ऐसे रिलेशनशिप दिखाया, बट आगे देखा कि वो इतना अब्यूसिव रिलेशनशिप था कि हस्बैंड अपनी वाइफ, उसकी होने वाली बीवी को वो मारता था। ओह माय गॉड। और उसके कभी दांत टूट रहा होता था, उसके ब्रूजेस होते थे आईज पर, पीठ पर, बट वो छुपाती थी, वो बोलती थी कि नहीं वो दीवार पे लग गया तो टूट गया। छुपाते छुपाते एक टाइम ऐसा हुआ जिस दिन शादी होती है उस दिन भी वो हस्बैंड उसको मारता है, क्योंकि उसने ऑडिशन दिया होता है किसी मूवी में और उसका सेलेक्ट हो जाता है, बट वो मना कर देती है कि नहीं मुझे करना क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आएगा, मैं नहीं करूँगी। बट उसको आधी स्टोरी समझ आती है कि वो जा रही है शायद, और वो उसको मारता है उस दिन। और फिर भी उसको लगता है कि उसके पेरेंट्स को पता चल जाता है ये सब कि वो मारता है, तो वो शादी नहीं करवाना चाहते। बट एंड में देखा है कि वो उस लड़के से शादी करती है। क्यों? क्योंकि वो लड़का आके बोलता है कि मैं अपने पे काम करूँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये गुस्से में मेरे से हो जाता है, तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी, मैं ज़रूर डॉक्टर के पास जाऊँगा, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करूँगा, ये वो। तो उसको ये प्यार दिखता है। तो जो एंड स्टोरी ये दिखाना चाह रही है कि वो लड़की को लगता है कि अगर यही ट्रू लव है, अगर मैं इसके पास नहीं रहूँगी तो कौन मुझे प्यार देगा। और ये सच कह रहा है, हम करते रहते हैं, बट एंड में जब वो सीज़न ख़त्म होता है तो दिखाते हैं कि उन दोनों की शादी टूट गई है, उन्होंने जो शादी करी है। तो कहीं ना कहीं रियलाइज होता है इमोशंस के प्रति वो लॉयल नहीं रही।
हाँ, कि जो हो रहा था उसने उसको अनदेखा कर दिया, अपनी फीलिंग्स जो आ रही थी उसको लग रहा था नहीं करना चाहिए, पर कहीं ना कहीं उसको लगा कि नहीं, यही वो प्यार है जो मैं सीख कर रही थी बाहर, और वहां से वो मुझे प्यार मिल रहा है ना। छोटी छोटी रोक टोक की, ऐसा पहनना नहीं है, शादी पे जो उसको पहनना होता है वो नहीं पहनने देता, तो कहीं ना कहीं उसको लगता है ये प्यार है, दर्शा रहे हैं। बट हमें भी अपने रिश्ते में जानना है कि एक दूसरे की लव लैंग्वेज क्या है ना। तो हम क्या करते हैं, हमें सोचते हैं कि शायद यही उसकी लव लैंग्वेज है, जो कि नहीं है, जो कि इतनी टॉक्सिक है इन नेचर, कि कोई आपको इतना अब्यूज कर रहा है बट तब भी आप उसके साथ जा रहे हो अपने आप को दबा कर। तो अपने आप को सुनने की ज़रूरत है कि आपके अंदर की फीलिंग क्या है, जो आप दबाते जा रहे हो उस पेन को, उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो अपनी भावनाओं को, तो फिर आप इस सर्कल में घुसते रहेंगे, तो दूसरे भी आपको वही फीलिंग, वो दर्द देते रहेंगे जो आप अंदर ही दबा रहे हो। तो उस फीलिंग को एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है और अपने लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है, जहाँ आपको लगे लेना है। ये नहीं कि प्यार तभी होता है सबकी हाँ में, ना कहने में भी प्यार है। और अगर इसे एक सेंटेंस में कहें कि दूसरों को इम्प्रेस करना बंद करें और खुद को एक्सप्रेस करना शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल, और एक्सप्रेस करें लव और रिस्पेक्ट से, कि तरीका सीखे कि हाँ, मैं अपनी बात को कैसे मुझे दर्शाना है, कैसे रखना है, और दूसरों को भी सुनना है उस चीज़ में, और मैं प्यार से और रिस्पेक्ट से अपनी बात को कह सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है चीख कर, चिल्ला कर, अपने आप को हर्ट करके या किसी को मार कर मैं कर सकता हूँ। तो एक्नॉलेज करना अपनी भावनाओं को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक्नॉलेज करोगे तभी आप दूसरों को भी एक्नॉलेज करोगे, है ना। उनकी इम्परफेक्शंस को भी हम एक्नॉलेज करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी इम्परफेक्शंस है। तो जब मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, अपनी भावनाओं को एक्सेप्ट करती हूँ, तो मैं दूसरों को भी अच्छे से लूँगी। तो मैम, जो अगला सवाल है मेरा, वो ये है कि रिश्तों में लॉयल्टी दिखाने के लिए क्या बहुत बड़ी चीज़ें, ग्रैंड जेस्चर्स दिखाना ज़रूरी है, या हमारी भावनात्मक निष्ठा ही काफ़ी होती है? जी देखिए, कभी कभी दर्शाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप एक्सप्रेस करते हैं तभी दूसरा भी समझता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं उसके बारे में, या आप क्या उसके बारे में समझते हैं। तो इसमें जैसे मैंने अभी बोला था कि लव लैंग्वेज जानना बहुत ज़रूरी है, कि एक दूसरे की, हर जन की अपनी एक लव लैंग्वेज होती है। तो ये 5 चीज़ें हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पार्टनर की लव लैंग्वेज क्या है। तो कभी कभी हो सकती है वर्ड ऑफ एफर्मेशन, कि आपके पार्टनर को ज़रूरत है कि कभी आप उसको पॉजिटिव एफर्म करें कि हाँ, तुम कर सकती हो, हाँ, तुम ये चैलेंज को सामना कर सकती हो, तुम्हारे अंदर पूरी पावर है इस चीज़ को फेस करने की। तो क्या है, ये एक एफर्मेशन है, एक पॉजिटिव एफर्मेशन है किसी को मोटिवेट करने की। तो वो भी शायद उनकी लव लैंग्वेज हो सकती है किसी पार्टनर की, तो हमें वो देखने की ज़रूरत है। तो ये पहली है। दूसरी है कि हमें किसी को गिफ्ट्स रिसीव करना उनका लव को दर्शाता है, कि अगर उनको कोई गिफ्ट दे, और मैं ये कहूँगी कि ये गिफ्ट बहुत बड़े गिफ्ट नहीं है, ग्रैंड जेस्चर नहीं होने चाहिए कि हम एक बड़ा बंगलो या बड़ा गाड़ी दें। किसी दिन आप एक फूल भी दे सकते हैं, है ना। किसी दिन आप खाली एक बिंदी का पैकेट भी दे सकते हैं। जी, इससे आपने ऐसा कहा ना, तो मुझे अपनी एक चीज़ याद आ गई। हमारी शादी को 18 साल हो गए, और इस पूरे 18 साल में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी होगी, पर अगर मैं याद करूँ तो मुझे सिर्फ एक चीज़ याद आती है जो बहुत दिल को टच की, कि मेरा बर्थडे था और उन्होंने नीचे जाके पार्क में से वो गेंदे के फूल ढूंढ कर उसको रबड़ लगा के नीचे से उसका छोटा सा बुके बना के मुझे दिया। बिल्कुल। तो ये एक जेस्चर। जी देखिए, स्मॉल थिंग्स में ही हैप्पीनेस छुपी होती है। ज़रूरी नहीं है बड़ी चीज़ों में खुशी छुपी है। तो छोटा जेस्चर भी, कि आप आते हुए उनकी कोई फेवरेट आइसक्रीम ले आए घर पर अपने हस्बैंड के लिए, या आप वो घर आए ऑफिस और आपने उनकी स्पेशल डिश बनाई हुई है, जो उनकी फेवरेट डिश है वो बनाई हुई है। तो ये भी क्या एक छोटे छोटे गिफ्ट है। एक नोट, जैसे वो नहा रहे हैं आपने बाथरूम में, एक आई लव यू नोट लिख के उन पे रखा हुआ है, तो वो भी क्या है, एक ये रिसीविंग गिफ्ट्स है। तो किसी को ऐसे देकर प्यार जताया जा सकता है, उनके लिए वो प्यार है कि जब उनको कोई गिफ्ट रिसीव हो, तो वो हमें देखने की ज़रूरत है। और तीसरा जैसे कि है एक्ट ऑफ सर्विस है, तो किसी के लिए सेवा करके प्यार दर्शाते हैं वो। तो कभी हमें सेल्फलेस सर्विस करनी चाहिए,
कि हम अगर जैसे घर में या ऑफिस में और भी एम्प्लॉयज़ होते हैं जो थोड़े लोअर हायरार्की में आते हैं, जो हमें खाना देते हैं या कोई सिक्योरिटी गार्ड हैं या फिर जो चाय बना के देते हैं, तो हमें उनकी भी सेवा भाव देखनी चाहिए। कभी उनसे भी पूछना चाहिए कि उनके परिवार में क्या चल रहा है ना, कि वो सब ठीक है, परिवार वाले सब ठीक है, कोई ज़रूरत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हम सेवा भाव सिर्फ अपने लेवल के लोगों तक नहीं, उसको और एक्सटेंड करें कि कोई इनिशिएटिव ले, है ना। अब अगर आप किसी कॉर्पोरेट में हैं तो कॉर्पोरेट जो टॉप मैनेजमेंट में है उनको एक हफ्ते में या महीने में एक दिन ऐसी एक्ट ऑफ सर्विस करनी चाहिए कि बाहर जाके हम प्लांटेशन लगाएंगे या ओल्ड एज लोगों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, या जो एनिमल्स हैं जिनको जैसे काउज हमारे यहाँ पे उसको अबैंडन कर दिया जाता है जब वो दूध नहीं देती या वो बीमार हो जाती है, सड़कों पे छोड़ दिया जाता है, तो उनकी सेवा करना या उनके वहाँ गौशाला में जाके गाँव की सेवा करना, तो किसी का सेवा भाव से भी हम अपने प्यार को दर्शा सकते हैं। तो शायद वो करके हो सकता है। और आता है कि फिज़िकल टच, कि किसी को प्यार दर्शाते हैं जब हम उन्हें गले लगाते हैं, उनको सांत्वना देते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो वो भी एक प्यार दर्शाता है। जैसे एक बच्चे को सिक्योरिटी फील होती है जब मम्मी पापा उसको हग करते हैं, उसको एक वर्ड ऑफ एफर्मेशन कुछ बोलते हैं कि तुम वर्दी हो, है ना, तुम पूर्ण हो, अपने में कंप्लीट हो। तो क्या है, बच्चे को वो प्यार फील होता है, वो कॉन्फिडेंस फील होता है कि हाँ, कि मम्मी और मेरे साथ हैं। तो वो फिज़िकल टच भी ज़रूरी है हमारा। और फिर आता है हमारा क्वालिटी टाइम, कि हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करें अपने, चाहे वो बेटी और माँ का रिलेशनशिप है या हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है या कोई एक बॉस और एम्प्लॉय का क्यों ना हो, क्योंकि क्वालिटी टाइम बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें अगर एक पेज पर आना है तो हमें एक दोनों की धारणाओं को समझना है कि आगे वो कैसे उद्देश्य है उनका जीवन में, वो अपने आप को आगे क्या से देखते हैं, उसको समझना है। तो हमें क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए अपने बच्चों के साथ भी, है ना। क्योंकि अब बच्चे क्या है, इतना बिजी रहते हैं, उनका एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी होती हैं, स्कूल भी है, ट्यूशन भी है, बट मेक श्योर करें कि आधा घंटा विदाउट फ़ोन मुझे सिर्फ बैठना है उनके साथ, उनसे बात करनी, उनका दिन कैसा रहा, है ना। ऐसे ही वाइफ से पूछे कि अच्छा कोई कैसा रहा तुम्हारा दिन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, या लगता है कि आपको जैसे आपके ऑफिस में कोई पर्सन थोड़ा डाउन फील कर रहा है या इरिटेटेड लग रहा है, तो कुछ है उसकी लाइफ में, तो आप अलग से उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। ज़रूरी नहीं कि हमेशा बिजनेस को लेके ही हम बात करें, है ना। उसके अलावा भी हम उनकी पर्सनल लाइफ को भी ले सकते हैं, ताकि, क्योंकि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में कहूँगी डिफरेंट नहीं है। जैसे आप पर्सनल लाइफ में रहते हो वैसे ही आप प्रोफेशनल लाइफ में करता है। हाँ, तो फिर उनसे बात करें, उनसे पूछें कि कुछ बॉर्डर कर रहा है, कैसे मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, कैसे मैं कुछ योगदान दे सकता हूँ आपकी बात को आगे समझने में या आपको आगे गाइड करने में। वो कंपैशन होना चाहिए बेसिकली जी, सबके प्रति। जी, सबके प्रति। तो ये सारी 5 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिससे हम समझ सकते हैं दूसरों की लव को कैसे दर्शाना है। तो शायद आपका वे वो नहीं हो, आपको लगे कि नहीं मैंने तो गिफ्ट दे दिया तो यही प्यार है, शायद उसको वो गिफ्ट नहीं है, उसका है कि अच्छे शब्द कहना, है ना, भावनात्मक शब्द कहना, कि जो भावनाओं से जुड़े, सिर्फ शब्द नहीं बोल देना, उसमें भावनाएं ऐड करना। तो वो देखकर अगर आप वैसे काम करेंगे तो आई एम श्योर कि एक रिलेशनशिप को, उस पर्सन को भी आप बेहतर समझ सकते हैं। बट मैम कई बार ऐसा होता है कि किसी भी रिश्ते में अगर हम हस्बैंड वाइफ का लें मेजरली, तो उसमें एक इंसान अगर काफ़ी एक्सप्रेसिव है, वो ये जो लैंग्वेजेस आपने अभी बोली 5 लव लैंग्वेजेस, वो अनकॉन्शियसली भी फॉलो कर रहे हैं, अगर उन्हें नहीं भी पता है तो भी वो कर रहे हैं। लेकिन दूसरा जो पार्टनर है, कई बार ऐसा देखा जाता है कि वो इतने अनएक्सप्रेसिव होते हैं, मतलब कुछ लोग, और वो ये मानते हैं और ये चाहते हैं कि भाई हम एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं बट हम प्यार कर रहे हैं, और वो हमारे बिना एक्सप्रेस किए ही समझो। बट दूसरे इंसान की तो नीड है ना कि वो एटलीस्ट वो सुनना चाहता है या चाहती है कि सामने वाला कभी तो एक्सप्रेस करे। बट सामने वाला अगर बिल्कुल ही अनएक्सप्रेसिव है तो फिर कैसे
उससे उगलवाएं चीजें जो हम सुनना चाहते हैं। देखिए, तो ऐसे तो जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि उगलवाए हम उनसे, और अगर वो उगल भी देंगे तो वो तब भी वो दिल से नहीं होगा, है ना। वही ना, फिर वही राजा की बात हो गई कि वो राजा तो बन गए, उन्होंने कह दिया आपके वो जीवन के राजा बन गए, पर वो दिल के राजा नहीं बन पाएंगे जो उनको खुद से निकल कर आना चाहिए। तो पहली बात, पहले तो हम उनको एक्सेप्ट करें ये चीज़ को कि उनका ये तरीका नहीं है जो मैं चाहता हूँ, शो करने वाला। हाँ, शो करने वाला। तो मैं ऐसे शायद और भी वेज, मुझे अपनी विचारधारा को थोड़ा ब्रॉडन करना है कि शायद वो किसी और तरीके से प्यार जताते हैं, है ना। जैसे कि अगर कोई मेरे बारे में कुछ गॉसिप करता है पीछे से, तो वो उसी वक्त स्टैंड ले लेते हैं कि नहीं, वो ऐसी नहीं है, वो ये भी करती है, वो बच्चों का ध्यान भी करती है अगर वो बाहर जाती है तो ये भी उनका प्यार का दर्शाने का तरीका है। तो हमें देखना है कि कैसे वो दिखा रहे हैं प्यार, और अगर नहीं भी दिखा रहे, और अगर आप दे भी रहे हो, देखो एक निष्काम भाव से दे रहे हो, अनकंडीशनल, है ना, तो अनकंडीशनल है। तो उधर से अगर आए नहीं आए, वो नहीं आए, आप अपने दिल से कर रहे हो, तो कुछ भी होगा कि वो बदल जाएंगे, या वो भी धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि हाँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करने की। तो उससे देखकर वो उनके अंदर बदलाव आ सकता है। पर ये नहीं कि हम जबरदस्ती या कैसे बदले, कोई सेट प्लान नहीं है कि वो उस पे चलेंगे तो वो करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ पीछे उनको देखने की ज़रूरत है। जैसे और भी हमने पिछले एपिसोड्स में बात करी है कि बचपन कैसा रहा है, क्योंकि बीइंग अ मेल हमें अपने इमोशन, अपने फीलिंग्स को दबाया जाता है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग फील करना है, तुम वीक हो अगर अपने भावनाओं को जताते हो या अपने दर्द को जताते हो। तो हम उस धारणा से शायद चल रहे तो हैं, वो वल्नरेबल नहीं होना चाहते हैं। हाँ, तो वो चीज़ नहीं दिखाते ना, एक्सप्रेस करते हैं, अपने दिल को ब्लॉक करके रखते हैं, हार्ट को। तो वो शायद है। तो धीरे धीरे जब वो उस पर काम करेंगे, आई थिंक, आई एम श्योर कि जब आप ये चीज़ें करेंगे तो धीरे धीरे वो भी स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे आपको देखने पर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वफादारी पहले आती है या प्यार, या वफादारी प्यार को कैसे परिभाषित करती है? तो देखिए, जहाँ वफादारी है तो वहाँ प्यार अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि आप लॉयल हो, आप उस पर्सन को सपोर्ट करते हो जैसा वो है, उसको एक्सेप्ट करते हो, उसके फीलिंग्स को समझते हो। तो जब आप ये करोगे तो ऑटोमेटिकली उस पर्सन के लिए आपका प्यार दिखेगा, क्योंकि आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, चाहे वो उसके दुख में हो, चाहे वो सुख में हो। तो मैं कहूँगी ये सिक्के के दो पहलू जैसे हैं कि कभी प्यार है तो वहाँ वफादारी है, वहाँ वफादारी है तो वहाँ प्यार है। तो दोनों इंटर रिलेटेड है, मैं कहूँगी। कुछ ऐसा नहीं है जो पहले आता है। तो प्यार के थ्रू भी आप लॉयल्टी पे जा सकते हो, और लॉयल्टी के थ्रू भी आप प्यार को दर्शा सकते हो। तो दोनों इंटर रिलेटेड है, मैं कहूँगी। शुभांगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रिश्ते की जो सबसे मजबूत कड़ी है वफादारी, उस पर हमें जो एक नॉलेज दी है, हमें, हमारे दर्शकों को, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो दोस्तों, वफादारी और प्यार कहने को दो शब्द ज़रूर है, पर हैं एक ही सिक्के के दो पहलू। बिना वफादारी के प्यार संभव नहीं, और बिना प्यार के वफादारी संभव नहीं। वो कहते हैं ना, लिबास चाहे जितना भी कीमती क्यों ना हो, गलत किरदार को छुपा नहीं सकता, और रिश्ता चाहे जैसा भी हो, बिना वफा के उसे कोई निभा नहीं सकता। इसलिए अपने व्यक्तित्व को बनाए रॉयल, और रिश्तों में हमेशा रहें लॉयल। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में पूरी निष्ठा के साथ आपसे फिर मिलने आऊँगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। बाय बाय। PMC हिंदी बदले जीवन।